हेलो नमस्ते, आप सभी लोगों का टीसी क्लास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे JCERT द्वारा जारी किए गए फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 है। याद रखिएगा सेट 5 है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 को देख लीजिएगा क्योंकि इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विषय विज्ञान, समय यहाँ पर आपको मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा MCQ के फॉर्म में, मतलब 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक मिलेगा और कोई भी अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर गलत हो जाए तो भी मार्क नहीं कटेगा। याद रखिएगा पूर्णांक 40 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। याद रखिएगा प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन के नियम लागू होते हैं सभी परावर्तक पृष्ठों पर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। एक फॉर्मूला को याद रखिएगा, F होता है R, मतलब वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, मतलब वक्रता त्रिज्या R दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये R का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? F क्या होता है? R वक्रता त्रिज्या बटे 2, तो 20 बटे 2 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। F जो फोकस दूरी होता है, जो फोकल लेंथ होता है, याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या बटे 2। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C पर, F पर, C एवं F के बीच, F एवं P के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा C पर। जब वस्तु अवतल दर्पण, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण लिखा हुआ है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब C पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, A और B दोनों, कोई नहीं। यहाँ पर पूछा है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है A और B दोनों, मतलब आभासी वास्तविक दोनों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्च दृश्य, मतलब उत्तल दर्पण। याद रखिएगा उत्तल दर्पण साइड मिरर में किसका यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण का, साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट देखिए, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा सोलर कुकर में, और उत्तल दर्पण का साइड मिरर में। याद रखिएगा अवतल दर्पण जैसे शेविंग ग्लास में यूज किया जाता है, जो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का, सोलर कुकर में, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में। याद रखिएगा परावर्तक दूरबीन में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस संभवतः है, देखिए जो दर्पण बनेगा वो अवतल होगा और जो लेंस बनेगा वो भी अवतल होगा। याद रखिएगा दोनों अवतल होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों अवतल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? याद रखिएगा किसी जो पावर ऑफ लेंस होता है, P क्या होता है? पावर ऑफ लेंस, जिसका मात्रक होता है डायोप्टर। याद रखिएगा
पावर ऑफ लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर, इसको याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और P इजिकल टू 1/f होता है, इसको याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, P इजिकल टू 1/f। और डायोप्टर होता है एसआई मात्रक, पावर ऑफ लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 का P इजिकल टू 1/f। नेक्स्ट देखिए 11 को, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखे। याद रखिएगा जो m इजिकल टू होता है लेंस का आवर्धन, m इजिकल टू होता है v/u, मतलब v बटे u। v क्या होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, b इजिकल टू होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है वस्तु से लेंस की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। u होता है लेंस से वस्तु की दूरी और b होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो m इजिकल टू होगा v/u, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, m इजिकल टू v/u। और एक होता है, इसको भी याद रखिएगा, m इजिकल टू होता है इमेज का हाइट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बीम मतलब वस्तु की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। ठीक है, m, ये इन दोनों को याद रखिएगा। m इजिकल टू होता है hi, मतलब ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई, और v/u, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, अल्पतम दूरी होती है वो होता है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि निकट बिंदु होता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि निकट बिंदु कितना होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु अगर पूछ ले तो वो अनंत होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी एवं उल्टा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा रियल बनता है लेकिन उल्टा बनता है। रेटिना पर जो इमेज बनता है आंख में वो होता है वास्तविक एवं उल्टा। याद रखिएगा वास्तविक एवं उल्टा। तो 13 का क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन ए। याद रखिएगा रेटिना पर इमेज बनता है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूहों का आपस में आदान प्रदान होता है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। याद रखिएगा द्विविस्थापन, इसका सही आंसर होगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्या होता है, जैसे मैंने लिखा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, तो देखिए द्विविस्थापन में क्या हो जाएगा, BaSO4 हो गया, मतलब BaSO4 हो गया, मतलब ये विस्थापन हुआ। फिर और एक बार विस्थापन होगा 2NaCl, मतलब द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों का आदान प्रदान हो, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, द्विविस्थापन कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम, निश्चित अनुपात नियम, अवोगार्दो का नियम, डाल्टन का नियम। याद रखिएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण। याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है। और अपचयन अगर पूछे क्वेश्चन में, अपचयन में क्या होता है ना, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। याद रखिएगा ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन में। नेक्स्ट देखिए 17 को, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए,
पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। एक्स का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट। 17 का सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होगा, याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का अगर केमिकल फॉर्मूला पूछ ले CaO होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिएगा। जिसे क्विक लाइम कहा जाता है, बिना बुझा चूना कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछे कि CaOH होल ट्वाइस, मतलब वो होगा बुझा चूना, मतलब स्लेक्ट लाइम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, लवणीय। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है? याद रखिएगा 18 का सही आंसर क्षारीय हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। फिर एक बार, धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 19, इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है? इस चित्र में हो रहा है सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगा चेतावनी। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? क्षारक जो होता है, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड मतलब OH ऋणायन, OH ऋणायन, याद रखिएगा। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड ऋणायन आयन प्रदान करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 21 को, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन। याद रखिएगा 21 हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? निकलती है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हाइड्रोजन होगा, याद रखिएगा। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट देखिए 22 को, क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? क्लोर क्षार क्या होता है पहले जान लीजिए। क्लोर क्षार प्रक्रिया सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल लवण जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए 23 को, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श वो साबुन की तरह है, स्पर्श करने पर साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा? याद रखिएगा क्षार होगा, क्षार होगा। देखिए क्षार जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। इनका स्वाद होता है कड़वा और स्पर्श साबुन की तरह होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। याद रखिएगा जो इनकी प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी चखना या छूना नहीं चाहिए। क्षार को कभी भी चखना या छूना नहीं चाहिए। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में से pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। निम्नलिखित में किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? याद रखिएगा जो वर्षा का जल होता है वो प्योर वाटर होता है, इसको याद रखिएगा। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो, 5.6 से कम हो तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। फिर से वर्षा का जल सबसे प्योर होता है, लेकिन जब वर्षा का जल का pH वैल्यू 5.6 से कम हो तो वह क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 5.6 से कौन सा कम है? देखिए बी आंसर हो जाएगा सही आंसर।
24 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 25, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 25 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, हाइड्रोजन। अम्ल प्लस धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस होता है। अम्ल प्लस धातु के साथ जब अभिक्रिया होता है तब लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसको भी याद रखिएगा। 26 को देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। 27 को देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में? छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा, छोटी आंत में। आमाशय में एक एंजाइम पाया जाता है, उसको पेप्सिन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 28, रक्त बहिकाएं, रक्त जो रुधिर होता है, जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाता है? उसे धमनी कहा जाता है, याद रखिएगा। धमनी का क्या काम है? रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, धमनी। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, जैसे शिरा का क्या काम है? यह शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त लेकर हृदय में पहुंचाता है, तो इसका सही आंसर धमनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29, कोई अंग काट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, याद रखिएगा। प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होता है इसको याद रखिएगा, रंगहीन तथा केंद्रकहीन होती है। जो प्लेटलेट्स होता है रंगहीन तथा केंद्रकहीन होती है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है, याद रखिएगा। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है इसको। थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल कलरलेस सेल फ्रेगमेंट्स इन आवर ब्लड दैट फॉर्म क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब अगर रक्त बहुत बहा रहा है तो कौन रोकता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, याद रखिएगा। बाष्पोत्सर्जन पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की क्षति बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 31, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है जान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण में 6CO2 + 12H2O, ठीक है, ये क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक है, सनलाइट मतलब सूर्य की जो प्रकाश में क्या बनता है? C6 कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एकदम से प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए 32 को, आमाशय की आंतरिक स्तर पर अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? श्लेष्मा, पेप्सिन, पित्त, जठररस। श्लेष्मा के द्वारा, याद रखिएगा श्लेष्मा। 33 को देखिए, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? 33 का सही आंसर कौन सा होगा? गाय होगा। क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों को सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की जरूरत होती है, तो ये गाय होगा। और जो मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी जीवों में क्षुद्रांत छोटी होती है। और क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थल है। क्षुद्रांत क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थल है। नेक्स्ट 34 को देखिए, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है?
अमीबा में विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन या द्विखंडन। द्विखंडन होता है अमीबा में, द्विखंडन। याद रखिएगा, अमीबा में जो जनन होता है वो द्विखंडन होता है, और अमीबा अपना भोजन को किसके माध्यम से पकड़ता है? कूटपाद के द्वारा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कूटपाद। ठीक है, अमीबा ऐसे मान लो ये अमीबा है, ये भोजन है, ये ऐसे कूटपाद से अपने भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। नेक्स्ट देखिए 35, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, लैंगिक जनन, बीजाणु समागम, समासंग। इसका सही आंसर होगा कायिक प्रवर्धन। पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट 36 को देखिए, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? परागकोश, अंडाशय, तंतु पुंकेसर। अंडाशय, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, याद रखिएगा। अंडाशय पुष्प का मादा जनन भाग स्त्री केसर होता है। पुष्प का मादा जनन भाग स्त्री केसर, जिसे अंडप कहा जाता है, और इसके 3 पार्ट है, वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका। तो इसका सही आंसर अंडाशय। नेक्स्ट देखिए 37 को, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? कैंसर, टाइफाइड, गोनोरिया, कोरोना। गोनोरिया होता है लैंगिक संचरण रोग, गोनोरिया। अगर ऑप्शन में ये भी रहे सिफिलिस, एड्स, ये भी होता है लैंगिक संचरण रोग, जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया, याद रखिएगा। 38 को देखिए, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुक्राशय, शुक्राणु वाहिनी, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि। वृषण में उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। शुक्राणु अथवा नर जनन कोशिका का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु अथवा नर जनन कोशिका का निर्माण वृषण में होता है। 39 को ध्यान से देखिए, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? देखिए, तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन दहन करके ऊष्मीय ऊर्जा पैदा की जाती है, जिसे फिर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। पहले ऊष्मीय ऊर्जा, फिर विद्युत ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जैव गैस या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जैव गैस याद रखिएगा। देखिए, जो गोबर गैस होता है या जैव गैस होता है, याद रखिएगा, उसमें क्या रहता है? मीथेन रहता है, CH4 प्लस रहता है, हाइड्रोजन रहता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, प्लस नाइट्रोजन रहता है। तो जैव गैस या गोबर गैस। तो ये थे 40 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।